आते हैं, शुरुआत करते हैं लेक्चर की फ्री फॉल से। तो फ्री फॉल क्या होता है हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। कि हम सबने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो ग्रेविटी होता है वो क्या होता है कि अर्थ के द्वारा लगाया हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिस कारण अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करोगे, यहां से सपोज कीजिए कि मैंने ये मार्कर को यहां से छोड़ दिया, तो ये किधर जाएगा, ये सीधा डाउनवर्ड्स जाएगा। और ये जो डाउनवर्ड्स जाएगा तो इसे पुल कौन कर रहा है, कौन खींच रहा है इसे, अर्थ खींच रही है। ठीक है, किससे खींच रही है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहलाता है हमारा, वही ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा ग्रेविटी कहलाता है। तो ग्रेविटी हमने लास्ट क्लास में पढ़ी। इस क्लास में क्या है कि हम पढ़ेंगे फ्री फॉल और द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो फ्री फॉल है वो मैंने लिखा है यहाँ पर, व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में है। एलोन का मतलब क्या है कि नो अदर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, कि कोई भी अदर फोर्सेस उस ऑब्जेक्ट पे वर्क नहीं कर रहा है। जो भी ऑब्जेक्ट आपका किसी समथिंग हाइट से आपका नीचे की तरफ गिर रहा है और उसे अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ से अट्रैक्ट कर रही है, उसके अलावा उस ऑब्जेक्ट पर कोई भी अदर फोर्सेस वर्क नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, देन दीज आर कॉल्ड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और इस तरह का जो मोशन होता है वो क्या कहलाता है, हमारा फ्री फॉल कहलाता है। एक बार फिर से समझिए कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या करता है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्टिव है। हर किसी ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। और वो जो अट्रैक्शन है वो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो अट्रैक्शन है, उस कारण सभी जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो क्या है कि अगर हमने उसे किसी डिस्टेंस हाइट से क्या करा है, अगर हमने उसे फेंका है, ठीक है, या उसे जस्ट हमने छोड़ दिया है, तो वो किधर जाएगा, सीधा नीचे जाएगा। क्लियर है? वो किस वजह से जाएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। क्लियर है? और इस तरह का जो मोशन होगा, इस तरह की जो बॉडी होती है उसे क्या बोलते हैं, फ्री फॉलिंग बॉडीज बोलते हैं। और इस तरह का जो मोशन होता है वो कहलाता है फ्री फॉल। तो बहुत से आपके जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है उसमें पूछ लिया जाता है कि फ्री फॉल क्या हो सकता है, क्या होता है। तो आपको सिंपली ये जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को आपको उसमें लिख देना है। क्लियर है? इसमें जो कॉन्सेप्ट जो समझने वाला है वो ये है कि ग्रेविटी जो है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ही उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और नो अदर फोर्स आर एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। सपोज कीजिए कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट है और उसके पास ये यहाँ पर फुटबॉल है। तो इस फुटबॉल को क्या हुआ कि वो खेलते खेलते क्या हुआ, इस फुटबॉल के कारण वो फुटबॉल इससे वो छूट गई। और ये यहाँ पर ये आपका जो सरफेस है, जो अर्थ की जो सरफेस है उससे ये समथिंग हाइट एबव पर है। तो ये जो यहाँ से ऑब्जेक्ट इससे छूटा, ये जो फुटबॉल इससे छूटा, उसके बाद ये क्या आया, धीरे 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 ये नीचे आ गया। तो नीचे आने पर क्या हुआ कि इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ, इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ। केवल और केवल किसमें चेंज हुआ, केवल और केवल इसकी जो वेलोसिटी थी, इसकी जो वेलोसिटी थी वो उस फोर्स के कारण वो क्या हुआ, वो फोर्स के कारण वो वेलोसिटी बढ़ती चली गई। और जैसे ही वेलोसिटी में चेंज हुआ तो चेंज के कारण क्या हुआ कि वो जो चेंज हुआ वो केवल किस में हुआ, उसके मैग्नीट्यूड में। बिकॉज मैंने अभी बताया कि उसकी जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में वो
ऑब्जेक्ट आएगा उस डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। ये याद रखने वाली बात है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, बट जो भी चेंज होगा उसकी वेलोसिटी में होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर है कि वेलोसिटी में दो तरह से चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, या तो हम उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो या तो हम उसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें या हम उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो यहां पर क्या है कि डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन यहां पर कांस्टेंट है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, वो चेंज हो गया, बढ़ गया। क्लियर? तो यहां से जब उसका मैग्नीट्यूड वेलोसिटी का बढ़ा तो यहां पर क्या हुआ, एक एक्सीलरेशन यहां पर आपका आ गया उस ऑब्जेक्ट पर, क्योंकि देयर इज चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, और वो क्या कहलाता है, हमारा एक्सीलरेशन कहलाता है। क्लियर है? और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके कारण है, ड्यू टू अर्थ एंड विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी और अदर फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है? तो एक ऑब्जेक्ट अगर सडनली आपका किसी हाइट से, और वो किसी हाइट से सपोज कीजिए कि वो यहां से क्या करता है, वो जंप कर देता है, तो जंप करने के बाद धीरे 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 वो कैसा आता है, एकदम यहां से नीचे आ जाएगा। इसी वही अगर मैं यहां से क्या कर दूं, इसे छोड़ दूं, तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि वो किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक अर्थ के कारण एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको क्या कर रहा है, वो पुल कर रहा है, खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन इसकी बिल्कुल सेम रहेगी नीचे आने की, बट इसकी जो वेलोसिटी है, सपोज कीजिए यहाँ पे 0 वेलोसिटी थी, फिर यहाँ पर कितनी हो गई, यहाँ पर v1 हो गई, फिर v2 हो गई, फिर v3 हो गई, v4 हो गई। तो इस तरह से जो इसकी वेलोसिटी है वो बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है? तो ये चीजें हमें ध्यान रखने वाली है कि इस तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें क्या बोलते हैं, हम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इस तरह के जो मोशन को वो क्या बोलते हैं, हम फ्री फॉल बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमें यही चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर इसके जो चेंज इन डायरेक्शन क्या है, नो चेंज इन डायरेक्शन हुआ है, केवल और केवल जो चेंज हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है केवल और केवल इसका उसमें चेंज हुआ है। तो ये चीज आपको याद रखने वाली है। क्लियर है? एक जो चीज हम याद रखते हैं, इसे भी आप ध्यान रखिए कि अगर ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, अगर ये डाउनवर्ड्स जा रहा है, डाउनवर्ड्स का मतलब अर्थ की तरफ जा रहा है, तो जितने भी हम साइन लेंगे आगे वो पॉजिटिव ही लेंगे। और अगर ये हमने सपोज कीजिए कि नीचे से मैंने इसे ऊपर की तरफ फेंका, तो ऊपर की तरफ फेंकने के बाद क्या होगा कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर की तरफ जितने भी साइन लिए जाएंगे वो क्या लिए जाएंगे, नेगेटिव लिए जाएंगे। बट एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये जो होगा ये किसी एक पॉइंट तक ही ऊपर जाएगा, और किसी एक पॉइंट तक ही ऊपर जाने के बाद ये फिर से कहां जाएगा, फिर से भी ये कहां आएगा, ये नीचे ही आएगा, क्योंकि उस बॉडी पर क्या लगा हुआ है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है अर्थ के कारण, जो कि क्या है, ग्रेविटी है। क्लियर है? और जो मैंने आपको यहां पे बताया है कि उसकी वेलोसिटी में जो चेंज हुआ है, जो एक्सीलरेशन हुआ है, उसे हम बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब हम यहां पर पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि ग्रेविटी जो है यहां पर हमारा स्मॉल g से, इसे रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल g से। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हमने किससे डिनोट करा था, कैपिटल G से, बट हम यहां पर इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल g से। तो इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है कि द एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ, द एक्सीलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज कॉल्ड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कि जो भी एक्सीलरेशन हुआ है, जो भी उस वेलोसिटी में चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जो भी उस वेलोसिटी में चेंज हुआ है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जैसे कि स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में एक पॉइंट यहाँ पर है, ए पर है, उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। इससे बढ़ते 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 उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन था। तो यहाँ पर हमने इसका एक्सीलरेशन जो डिफाइन करा था वो a से करा था। बट अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो ऊपर जा रहा है,
ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या नीचे की तरफ मूव कर रहा है, तो उसको हम यहां पर किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आपका स्मॉल जी से, बिकॉज दैट इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर है? यहां पर इसे स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं कि किस तरह से होगा, इसकी क्या वैल्यू होती है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि सपोज कीजिए कि जो हमारी अर्थ है ये हमने यहाँ पर सर्कुलर शेप में ली हुई है, बट एक्चुअली में क्या है, ये एक सर्कुलर शेप में नहीं होती है, ये क्या होती है, थोड़ी सी चपटी होती है, ठीक है। बट हमने क्या मान लिया है कि ये एक, इसे हमने क्या माना है, सर्कल माना है। अगर मैंने इसे सर्कल माना है तो ये हमारी अर्थ है, और अर्थ से इसके सरफेस पर कोई भी यहां पर ऑब्जेक्ट है, उसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, आरी, वो क्या होगी, आरी। और आरी ही क्या है यहाँ पर, इसकी रेडियस है। आप यहां से इस पॉइंट तक जाओ तो भी आरी है, यहां से इस पॉइंट तक जाओ तो भी आरी है, इसके सरफेस पर आप किसी भी पॉइंट पर चले जाओ तो वो जो इसकी रेडियस होगी इस स्फीयर की, वो क्या होगी, आपकी आर ही होगी। क्लियर है यहां तक? तो ये वाला क्या है, और हमने क्या मान लिया कि इसका जो मास है, अर्थ का जो मास है वो me, ई डिनोट कर रहा है अर्थ के मास को। आप ध्यान रखिए, ई यहां पर किसके मास को डिनोट कर रहा है, अर्थ के मास को, और ई किसको डिनोट कर रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ को। ये सिंपलिसिटी के लिए है, जिससे कि आपको समझने में यहां पर आसानी हो। तो हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिया, F इज इक्वल टू, जो फोर्स होता है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा कि जो m इंटू एम, कैपिटल M क्या है, ये अर्थ का यहां पर मास हो गया, m किसका मास हो गया, जिस ऑब्जेक्ट को ये अट्रैक्ट कर रहा है उसका मास क्या हो गया, m हो गया, और r क्या होगी, इसकी रेडियस ऑफ द अर्थ हो गई। क्लियर है? तो यहां से हमने क्या करा, यहां से हमने करा कि F इज इक्वल टू जी, जी यहां पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होती है, ये याद रखने वाली बात है। अब ये F इज इक्वल टू जी me m अपॉन re स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला हमारा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला फॉर्मूला है। अब क्या करते हैं हम, न्यूटन के एक लॉ का यूज करते हैं, वो लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ। वो हमें पता है कि क्या होता है, F इज इक्वल टू, जो इसका फोर्स होता है वो होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। और ये जो एक्सीलरेशन है ये हमारा हम लेते हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन मोशन में, बट अभी हमारा मोशन क्या है, वर्टिकल है, और वर्टिकल में क्या लेते हैं हम, आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये वाला ही काम करेगा इसमें। तो हम यहां पर ए को किससे रिप्लेस कर देंगे, जी से। किससे रिप्लेस करेंगे, यहां पर जी से रिप्लेस कर देंगे। जब हम इसे यहां पर जी से रिप्लेस कर देंगे तो ये फॉर्मूला क्या सिंपली बन जाएगा आपका, F इज इक्वल टू एम में से ये फॉर्मूला बन जाएगा F इज इक्वल टू एम जी। तो इसे मैंने यहां पर इक्वेशन 1 माना, और इसे यहां पर इक्वेशन मैंने 2 माना। अब क्या है कि ये जो दोनों के दोनों फोर्सेस हैं ये आपस में सेम है, दे मस्ट बी सेम, दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, दे मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो हमने यहां पर इक्वल लिख दिया, एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर लिख दिया। क्लियर है? जब हमने लिखा एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर, तो ये जो m है इस m से क्या होगा, ये वाला जो m होगा वो कट जाएगा। क्लियर है? इस m से ये वाला m कट गया। तो g का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, g का फॉर्मूला आ गया g इज इक्वल टू कैपिटल G m e अपॉन r e स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल g। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या आ गया, कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये क्लियर है? अब क्या है कि इस g की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं।
बहुत बार आ जाता कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी, इस जी की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो सिंपल है, हमारे पास क्या है, हमें पता है कि जो जी की वैल्यू होती है कैपिटल जी की, वो होती है आपकी 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। एम क्या है, मास ऑफ अर्थ है, वो ऑलरेडी डिफाइंड है। हमारा मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम। क्लियर है, ये क्या होता है हमारा मास ऑफ अर्थ, एम ई क्या हो गया हमारा 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी। अब क्या है कि रेडियस ऑफ अर्थ क्या होती है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है यहाँ पर आर ई इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, वो होती है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर, 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये दोनों ही वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेशन में लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने जी की वैल्यू, मुझे हमें पता है कि ये होती है, तो इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 रख देंगे, यहाँ पर एम ई की वैल्यू रख देंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और आर ई का स्क्वायर, आर ई कितना है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल स्क्वायर। इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर पुट करने के बाद क्या है, इस पूरी वैल्यू को अगर पुट करने के बाद यहाँ पर हमने पुट करा और सोल्व करा, तो जो स्मॉल जी की जो वैल्यू आती है वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, वो क्या होती है 9.80665 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसे हम एप्रोक्सीमेशन में कई बार क्या है कि हम लिख देते हैं यहाँ पर g इज इक्वल टू आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उन क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया होता है कि g इज इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें दिखाई देता है। क्लियर है, तो ये दोनों ही वैल्यू सेम है। क्लियर है, तो ये दोनों ही वैल्यू सेम है, इसे अप्रोक्सीमेशन में ले लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, अब इस g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब इस वाली g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर में आप देखेंगे कि कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास मेंशन नहीं है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास मेंशन नहीं है। That means that the value of acceleration of g does not depend on the mass of the object। ये मास के ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का जो मास है उस पर डिपेंडेंट नहीं होती है। अब इसका क्या मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंडेंट नहीं होती, तो इसका ये मीनिंग है कि अगर सपोज करो कि आपके पास यहाँ पर ये एक बड़ा पत्थर है और एक छोटा पत्थर है। क्लियर है, दोनों को आपने क्या करा, किसी एक हाइट से इन्हें दोनों को नीचे फेंका। आप इस पॉइंट को मस्ट ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट का मास अलग अलग है। ये वाला जो है स्मॉल m है, ये वाला आपका कैपिटल M मान लो। ये कैपिटल M वाला ज्यादा है, दिखने में भी ज्यादा लग रहा है, और ये वाला स्मॉल वाला m वाला है क्या, ये कम मास है। तो इन दोनों को अगर आप क्या करेंगे, ऊपर से छोड़ेंगे तो ये एक फ्री फॉल में यहाँ पर नीचे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आएंगे, और नीचे आने पर जो दोनों का जो एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा, वो सेम होगा। वो क्या होगा, वो सेम होगा। दोनों पर वो जो एक्सीलरेशन लगेगा, वो जो एक्सीलरेशन लगेगा वो एक्सीलरेशन यहाँ पर वो सेम लगेगा। क्लियर है, तो इसी का ये मीनिंग है कि एक्सीलरेशन दोनों ऑब्जेक्ट पे, ऐसा नहीं है कि इस m वाले को ज्यादा लग जाएगा एक्सीलरेशन और इस छोटे वाले m पे कम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। इस पर भी आपका g लगेगा और इस पर भी आपका g ही लगेगा, जिसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या अप्रोक्सीमेट क्या है उसकी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपकी मस्ट रिमेम्बरिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर जो मैंने आपको दो पॉइंट बताए थे कि नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा, इस पॉइंट को आप ध्यान रखना है, तो उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। जो भी चेंज होगा उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसमें चेंज होगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी जो g की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे। ये अगर डाउनवर्ड्स है और ये अगर अपवर्ड्स है तो g जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होगी वो हम माइनस लेंगे। क्लियर है, ये हमारा न्यूमेरिकल को सोल्व करने में हमारा बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा।
इसके बाद जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि जी की वैल्यू स्मॉल एम पे जो ऑब्जेक्ट ऑफ मास है उस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पर दो, अगर एक बड़ा पत्थर है एक छोटा पत्थर है, तो दोनों पर जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा वो सेम ही होगा। क्लियर है? तो ये बात आपकी यहां तक जो भी है सही है कि एक तो हमने यहां पर डिफाइन करा फ्री फॉल क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। क्लियर है? और एक जी की जो वैल्यू है वो हमने डिफाइन करी यहां पर जी एम ई अपॉन ये आर जी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को कभी कभी हम किस तरह से लिख सकते हैं कि यहां पर हम इसे ऐसे लिख देते हैं कि आपका जी ये आपका आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम, इस तरह से भी लिख देते हैं कभी कभी। ये वाला जो है ना जी आर स्क्वायर, सिंपली हमने क्या करा कि आर स्क्वायर की वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी वैल्यू को इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमारे पास स्मॉल जी की वैल्यू आ गई। अब ग्रेविटेशनल जब एक्सीलरेशन आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि किसी भी पार्टिकल पर किस टाइम पर वो कितना फोर्स लगेगा। जैसे कि हमने पढ़ा F इजिकल टू mg, तो अगर मैंने यहां पर पढ़ा है कि F इजिकल टू mg, मैंने यहां पर पढ़ा है कि ये F इजिकल टू, मैंने पढ़ा F इजिकल टू यहां पर mg पढ़ा मैंने, F इजिकल टू m इंटू जी, ये पढ़ा मैंने। तो g यहां पर कांस्टेंट है, 10 ले लिया, ठीक। और मास कितना है इसका, ये 10 kg है, तो 10 kg मास पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, 10 इंटू 10, कितना लगेगा 10 kg मास पे 10 इंटू 10, सीधा कितना हो जाएगा, ये आपका 100 न्यूटन आ गया। क्लियर? अब अगर 5 kg पर निकालना है तो 5 kg पर भी आ जाएगा, m की जगह खाली आपको क्या रखना है, यहाँ पर 5 रखना, तो 5 इंटू 10, तो उस पर कितना आ जाएगा, ये 15 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? तो ये वाली बात आपको यहां तक रिमेंबर रखनी है। इसके बाद क्या है कि जो आपकी इसमें बचा हुआ है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, कि अगर कोई भी डाउनवर्ड्स मोशन में जा रहा है या अपवर्ड मोशन में जा रहा है, उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक जो मून का जो रेवोल्यूशन है अराउंड द अर्थ, वो पढ़ेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी आप जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उन कॉन्सेप्ट को आप नोट करिए, नोट डाउन करिए, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसे जितने भी चीजें यहां पर बताई गई हैं, आपको अगर उसमें कहीं पर कोई कंफ्यूजन है उसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है? ये सारे आपके अगर आप हैंड नोट्स बनाओगे तो उससे क्या होगा कि आपको खुद को भी उससे क्लैरिटी आएगी। जब तक आप खुद से उस नोट्स को नहीं बनाओगे तो क्लैरिटी आपकी नहीं आएगी। तो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं ये आपको मस्ट रिमेंबर रखनी है, और कहीं पर भी आपका अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिखाई देता है तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप मार्क कर सकते हैं, वहां पर क्या कर सकते हैं, स्टार बना सकते हैं, ये वाला स्टार बना सकते हैं। क्लियर है? एक बात और है इसमें कि ये जो जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर ई स्क्वायर के। आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब मैंने तो यहां पर एक सर्कल बनाकर दिखा दिया, बट एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो ऐसा नहीं होती। एक्चुअल में जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि ये यहां पर इसकी जो ये वाला जो ऊपर से चपटा रहता है, तो जो अर्थ की जो शेप है वो ऐसे रहती है, इस तरह से। क्लियर है? कि ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो कम रहती है, ये वाली, इसे बोलते हैं हम पोल्स, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं हम इक्वेटर। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन ये आता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि पोल्स पे जी की वैल्यू कितनी होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कितनी होती है, इस चीज को कैसे पता लगाएं। तो इस चीज को पता लगाने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि जी यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, आर ई स्क्वायर के। जो रेडियस ऑफ अर्थ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस ऑफ अर्थ जहां पर ज्यादा होगी वहां पर इस जी की वैल्यू कम होगी। क्लियर है? और रेडियस ऑफ अर्थ जहां पर कम होगी इस जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप देख सकते हैं कि पोल्स पर क्या होता है, रेडियस जो होती है यहां पर इसकी
अर्थ की वो क्या होती है, यहाँ पर कम होती है, यहाँ पर कम होती है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, जी की वैल्यू ज्यादा होगी। और इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे जो आपकी आर ई की जो वैल्यू है, जो रेडियस की जो वैल्यू है, अर्थ की रेडियस की वैल्यू, वो क्या होती है, वहां पर ज्यादा होती है। दैट मीन्स दैट ऑन इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी इज लेस देन, क्या होगी, लेस देन, किससे लेस देन होगी, वो पोल से। तो इस चीज को आपको मस्ट रिमेंबर करना है कि जी जो है यहाँ पर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r² के। क्लियर है? तो पोल्स पे क्या होगी, ज्यादा होगी जी की वैल्यू, और इक्वेटर पे कितनी होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। तो ये पॉइंट आपका जो है ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको भी आपको रिमेंबर रखना है। क्लियर है? तो आज की वीडियो को मैं यहाँ पर ही आपका स्टॉप करता हूं, और आप मेरे जितने भी प्यारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके जो भी कमेंट्स हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करें। क्लियर है? और आज के लिए ही ये वीडियो यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।